नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने किन्स के नियम पर चर्चा किया था और जाना था वो उन्होंने डिमांड और सप्लाई का रूल दिया था। उस रूल को समझते समझते उससे पहले हमें समझना ज़रूरी हो गया था कि जीडीपी क्या है। मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, आप फिर से समझ लीजिए कि जीडीपी क्या है। एक वित्तीय वर्ष में किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही उस भौगोलिक क्षेत्र का जीडीपी कहते हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको यह दिक्कत हो रहा होगा कि ये वित्तीय वर्ष क्या है। हम लोग अपने वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से करते हैं, जबकि यहाँ पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और इसका जो लास्ट डेट होता है वह 31 मार्च होता है। अर्थात वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के समय को बोला जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भौगोलिक क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर हम एक जिला के जीडीपी निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो वह जिला भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं तो वह राज्य भौगोलिक, और देश की बात कर रहे हैं तो देश भौगोलिक क्षेत्र। अगर पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरा दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है भौगोलिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित यानी बनाए जाने वाले, उत्पादन करने वाले वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग वस्तु तो समझ रहे होंगे कि हाँ कि पेन का उत्पादन करना है, बेंच का उत्पादन करना है, पंखे का उत्पादन करना है, एरोप्लेन को बनाना है, लेकिन उनको समझने में ये दिक्कत हो रही है कि सेवा का उत्पादन क्यों करते हैं। आपने सर डॉक्टर को जाना होगा, समझा होगा, उनके कार्यों को देखा होगा, चाहे वो डॉक्टर हों, वकील हों या आपके बैंक में सेवा देने वाले कर्मचारी हों या आपको पढ़ाने वाले टीचर हों। ये सब क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं? सेवा का। क्या उस सेवा के बदले उनको आय नहीं प्राप्त होता है? होता है सर। तो उस सेवा से प्राप्त आय या जिस वस्तु का हम उत्पादन करते हैं उसका एक वैल्यू होता है। पेन हो, जहाज हो, बोतल हो, उसका भी एक मूल्य होता है। तो वस्तु हो या सेवा हो, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, पिछले क्लास में भी हमने समझाया था अंतिम मौद्रिक मूल्य के बारे में कि अगर हम एक ब्रेड की बात कर रहे हैं तो ब्रेड से पहले हम लोग गेहूं लिए होंगे। क्या लिए होंगे? गेहूं को किस में कन्वर्ट किए होंगे? मैदा में कन्वर्ट किए होंगे और इस मैदा से फिर क्या बनाए होंगे? ब्रेड बनाए होंगे। तो हम गेहूं के मूल्य को, मैदा के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, ब्रेड के मूल्य को शामिल करेंगे। वही ब्रेड का मूल्य अंतिम मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 10 रुपया में गेहूं खरीदे हों और उसे मैदा बनाने के बाद 15 रुपया में बेचे हों और उस मैदा से ब्रेड जो बना हो उस ब्रेड को 20 रुपया में बेचे हों और सभी का मूल्य अगर शामिल कर लिया जाए तो जो प्राप्त मूल्य हमें होगा 45 रुपया, वह गलत मूल्य हो जाएगा। आपने एक ही मूल्य को अलग अलग जगह पर दोबारा तेबारा क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इस गलती से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंतिम मौद्रिक मूल्य का। यानी जो 20 रुपया मूल्य होगा यही हुआ हमारा गेहूं से प्राप्त ब्रेड का या उस वस्तु द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य क्या हुआ? 20 रुपया। ठीक है ना। अगर आप कहेगा कि नहीं हम प्रत्येक स्तर पर गणना करना चाहते हैं, तो अगर आप 10 रुपया यहाँ गणना किए हैं तो सिर्फ आप वृद्धि को ऐड कीजिए। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5। और यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? तब भी आपको कितना रुपया प्राप्त हो रहा है? 20 रुपया। इसलिए इस तरह आप अकेले गणना कर सकते हैं या अंतिम में जाकर गणना कर सकते हैं। यही है वस्तु का या सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। देखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हम
भले ही उत्पादन की बात करते हों, लेकिन अंत में उसको हम मूल्य में इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर पूरा देश, मान लीजिए हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में उत्पादित सभी चीज़, चाहे वो प्लेन हो, ट्रेन हो, सुई हो, ब्रेड हो, सब चीज़ को, तेल हो, कपड़ा हो, तो किसी का उत्पादन लीटर में कर रहे हैं, तो किसी का मीटर में कर रहे हैं, किसी का किलोग्राम में कर रहे हैं। तो गन्ना में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो इस दिक्कतों से बचने के लिए हमने उत्पादित वस्तु या सेवा को किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, मूल्य में, जिससे कि हमें गणना में क्या हो, आसानी हो। और इस प्रकार जो एक वित्तीय वर्ष में उस क्षेत्र का मूल्य प्राप्त होता है, उसी मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी, ठीक। लेकिन फिर सोचिएगा कि क्या सर वो जो हमें जीडीपी प्राप्त हुआ है वही हमारे देश का इनकम है? सर ध्यान देंगे, हमने अभी तक देश के इनकम तक पहुंचा नहीं है। उसका पहला स्टेप क्या है, जीडीपी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्या इस इनकम में उस व्यक्ति का भी योगदान है कि नहीं जो किसी दूसरे देश का हो और हमारे देश में काम कर रहा है? yes, मान लीजिए ये हमारा देश भारत है, ये हमारा देश भारत है, ये भारत की भौगोलिक सीमा हमने मान लिया। और इसमें ये मान लीजिए वे लोग हैं, लोग अलग अलग जगह होंगे, हम आपको समझाने के लिए एक जगह बता दिए हैं कि यहाँ पर वे लोग हैं जो विदेशी हैं और काम कर रहे हैं कहाँ, भारत में। चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर, वो काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं। तो इसमें तो उस विदेशियों का आय भी शामिल है। तो हाँ सर, इसमें ग्रोथ जीडीपी में हमको इससे मतलब नहीं है कि हम जिस सीमा की बात कर रहे हैं उस सीमा में देश के लोग काम कर रहे हैं कि विदेश के लोग काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उस सीमा के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लोग उत्पादन करेंगे और उसका जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य, वही क्या कहलाएगा, जीडीपी में कोई डाउट नहीं। फिर आगे जाके हम लोग को समझना है क्या चीज, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या करेंगे सर, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ क्षेत्र की गणना नहीं करते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के इनकम की ही क्या करते हैं, अर्थात अगर भारत का हम निकाल रहे हैं जीएनपी, तो भारत के लोगों के आय को शामिल किया जाएगा। भारत में किसके आय को शामिल किया जाएगा, भारत के लोगों के ही आय को शामिल किया। इसमें अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के लोगों की आय को ही शामिल किया जाएगा। तो ये कैसे होगा सर, तो क्या विदेशी जो है उसके आय को हमको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो यहाँ जो है, जो विदेशी का जो इनकम होगा उसको हम माइनस कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और ऐसा भी तो है जो दूसरा देश है, ये आपका भारत है और ये मान लीजिए ये हाँ अदर कंट्री, दूसरा देश है, दूसरा कोई देश है, तो वहाँ भी तो हमारे देश के आदमी काम कर रहे होंगे वहाँ। तो ये जो भारतीय हैं उसकी आय को जाके हम अगर भारत में शामिल कर दें और विदेशियों की आय को भारत में से घटा दें, तब जाके हमें जो कुल आय प्राप्त होगा उस आय को क्या कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा अर्जित आय प्लस विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा अर्जित आय। तब विदेशों में रह रहा जो भारतीय है उसके आय को जोड़ देंगे जीडीपी में, और जो भारत में रह रहे
विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा देंगे तो इस प्रकार जो हमें आय प्राप्त होगा उस आय को क्या कहेंगे? जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कोई दिक्कत है तो बोलिए। लाइट चला गया क्या? अब इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? एनएनपी। क्या सीखेंगे? हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा एनएनपी। ये क्या होता है सर? क्या आज हमने बोर्ड खरीदा, मान लीजिए 5,000 का हमने क्या खरीदा? बोर्ड खरीदा, तो क्या हमेशा इसका कीमत 5,000 ही रहेगा या कमेगा? कमेगा। क्या होगा? कमेगा। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल जितना खरीदने वक्त में उसका कीमत होगा या उत्पादन जिस समय मोबाइल का हुआ होगा उस समय उसका कीमत होगा, दिन प्रतिदिन उसके कीमत में कमी होगी कि वृद्धि होगी? यानी हर चीज की कीमत समय के साथ क्या होगी? घटेगी। घटेगी, ठीक ना? तो उस कीमत में जो कमी आती है दिन प्रतिदिन, उसको हमको घटाना, अगर कल के डेट में हम उसको शामिल कर रहे हैं तो उसमें जो कमी आई है उस कमी को भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी जो हमें राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हुआ अर्थात जीएनपी प्राप्त हुआ, उसमें से अगर डिप्रिसिएशन, डी फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मीन्स सर घिसावट। क्या हुआ? घिसावट मतलब जब वह पुराना हुआ, कमी, उसके क्वालिटी में कमी आया। कैमरे, अगर कैमरा से देख रहे हैं तो कैमरा के क्वालिटी में कमी, बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड के क्वालिटी में कमी। जो कमी आया जिसके कारण उसके मूल्य में कुछ तो कमी हो गई होगी, तो इसको आप डिप्रिसिएशन, इसको घिसावट, इंग्लिश में डिप्रिसिएशन, हिंदी में घिसावट, या और समझना तो ऐसे समझिए मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास में कमी, यानी जो मूल्य में कमी आई उसको हम घटाएंगे कि नहीं? पहले अगर हम इसको 5,000 काउंट कर रहे हैं तो अब इसको 4,000 काउंट करेंगे कि नहीं? तो जिसके कारण जो मूल्य में कमी होगी उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? एन